नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने महिलाओं के साहस और समर्पण को राष्ट्र की प्रगति का आधार बताते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम करार दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान केवल संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं, बल्कि ये नीति निर्माण और शासन में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार मातृशक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं कार्यक्रम के अंत में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नारी शक्ति की जय, नारी शक्ति की जय, मातृशक्ति की जय, मातृशक्ति की नारी शक्ति वंदन अधिनियम आर्थिक कार्यक्रम हम सबके बीच में उनका विशेष रूप से आज हम सबको संबोधन मिला। भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री आज ये शासन में उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड सरकार की समेत अनेक विभागों की मिलकर हमने देखा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अन्य सविता पटेल की उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में इंडिया डिजिटल एम्पावरमेंट मीट एंड अवार्ड्स के आयोजकों ने शिष्टाचार भेंट की है। इस मुलाकात के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, विज्ञान और अत्याधुनिक तकनीक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन डिजिटल विकास को नई दिशा देने और देश प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए सकारात्मक परिणाम लाने में सहयोग होंगे। वहीं उत्तराखंड की महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद खास है, जहां हर वर्ग करोड़ों लोग पहुंचकर अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देते हैं। सीएम ने उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग, औद्योगिक निवेश और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरती अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार इन क्षेत्रों के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर रुद्रप्रयाग में आयोजित एक विशेष कार्यशाला वर्कशॉप में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब के आदर्शों और राष्ट्रीय निर्माण में उनके योगदान को याद किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए अंत्योदय के मार्ग पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से संविधान निर्माता के जीवन से प्रेरणा लेने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राष्ट्रीय निर्माण उत्सव में युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए फ्यूचर रेडी बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने ओहो रेडियो के 3 नए चैनलों का शुभारंभ भी किया। सीएम ने युवाओं को जॉब क्रिएटर बनने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देते हुए कहा कि युवा अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखे।
उत्तराखंड में विकास कार्य को नई गति मिल रही है और इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर से देहरादून की दूरी अब कम समय में तय हो रही है, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लाभ केवल राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को मिलेगा। उन्होंने धार्मिक स्थलों के बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर फोकस कर रही है। देखिए, शीतकालीन यात्रा बहुत सारी बातें की हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं क्योंकि आप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शुरू हो गया है। कल जो देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शुभारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, वो केवल देहरादून दिल्ली से नहीं जुड़ा है बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे एनसीआर रीजन है, उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। अगर कोई नोएडा या गाजियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने तक तो 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। तो उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुँच जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है, विशेष यहाँ के विकास की जो चिंता है, उसका स्पष्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कल के उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल से श्रद्धा और आस्था की प्रतीक चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज होने जा रहा है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही देश दुनिया के श्रद्धालु देवभूमि पहुंचेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्वयं रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक यात्रा मार्गों का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सड़कों की मरम्मत से लेकर यात्री सुविधाओं तक हर कमी को समय रहते दूर किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन का लाभ मिल सके। शीतकालीन यात्रा बहुत सारी बातें की हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं क्योंकि आप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शुरू हो गया है। कल जो देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शुभारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, वो केवल देहरादून दिल्ली से नहीं जुड़ा है बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे एनसीआर रीजन है, उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। अगर कोई नोएडा या गाजियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने तक तो 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। तो उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुंच जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है, विशेष यहाँ के विकास की जो चिंता है, उसका स्पष्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कल के अपने संबोधन में हर एक उस स्थान का जिक्र किया, उस स्थान की ब्रांडिंग की पहले से जो करते आए, चाहे वो बाबा केदार का धाम हो, चाहे वो माणा गांव हो, चाहे वो सीमांत क्षेत्र पार्वती कुंड आदि कैलाश हो, गुंजी हो, या नगर निगम क्षेत्र में जनगणना प्रक्रिया को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने के लिए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने डिजिटल पहल शुरू की है। इस बार भारत सरकार द्वारा स्वगणना की सुविधा ऐप के माध्यम से दी जा रही है, जिससे लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। वहीं नगर आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस सरल प्रक्रिया का पालन करें और साझा लिंक के जरिए जनगणना में भाग लें। उन्होंने बताया कि प्रमाणकों और पर्यवेक्षकों का परीक्षण शुरू हो चुका है। देखिए, जनगणना की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी प्रगणकों का, पर्यवेक्षकों का चलाया जा रहा है और साथ ही साथ स्वगणना की भी व्यवस्था इस बार भारत सरकार के द्वारा ऐप के माध्यम से की गई है। तो इस
प्रेस वार्ता के जरिए एक अपील की जा रही है कि जितने भी समस्त नगर निगम क्षेत्र के निवासी हैं वे सभी स्वगणना को अपनाएं, स्वगणना की प्रक्रिया को समझें। उसका लिंक आपसे साझा किया जा रहा है और एक बहुत ही सरल प्रक्रिया के अंतर्गत स्वगणना की कार्रवाई को पूरा कर लें। इससे आने वाली प्रक्रिया में सभी प्रगणकों को और पूरे जो जनगणना का तंत्र है इसको भी निश्चित रूप से आसानी होगी और आप सभी के लिए भी प्रक्रिया का सरलीकरण हो जाएगा। इस संबंध में जो भी आपके डाउट्स हो या कुछ क्वेरीज हो उसके लिए भी यहाँ पर नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं, चार्ज ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं और साथ ही साथ प्रगणकों द्वारा भी जिनके द्वारा स्वगणना की जाएगी उनके यहाँ भी फील्ड वेरिफिकेशन हेतु जाएंगे, तो प्रगणकों के द्वारा भी आपकी समस्त जो क्वेरीज है उनका समाधान किया जाएगा। ऋषिकेश पुलिस और LIU की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से भारत में रह रही एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। नटराज चौक क्षेत्र में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध पाए जाने पर महिला को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि वह सीमा पार कर अवैध तरीके से भारत आई थी। उसके पास से फर्जी सरकारी पहचान पत्र और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। बढ़ती तपिश और बढ़ते तापमान के बीच उत्तराखंड में वनाग्नि की चुनौती से निपटने के लिए थामी सरकार अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में जंगलों को आग से बचाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि फायर सीजन से पहले सभी तैयारियां जनवरी तक अनिवार्य रूप से कर ली जाए। वहीं पर बैठक में फॉरेस्ट फायर के लिए प्रिडिक्शंस मॉडल तैयार करने और फायर हाइटेंशंस को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। खास बात यह है कि सरकार अब प्रियुल निस्तारण के जरिए योजनाओं और रोजगार और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा दे रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि स्टेक होल्डर्स के सहयोग और आधुनिक उपकरणों के जरिए वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भवन परिसर में बहुउद्देशीय भवनों का शिलान्यास किया। इन भवनों में समेकित डिस्पेंसरी, सूचना परिसर, कैफेटेरिया और लोक निर्माण व उद्यान विभाग के कार्यालय शामिल है। खास बात यह है कि इनका निर्माण पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला के अनुरूप किया जाएगा। साथ ही साथ राज्यपाल ने इसे सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली की दिशा में बड़ा कदम बताया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि एक ही परिसर में विभिन्न सुविधाएं मिलने से प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और आमजन को त्वरित सेवाएं मिल सकेगी। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने जागेश्वर में विकास के मुद्दे पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। कुंजवाल ने दावा किया है कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास हुआ है, जबकि वर्तमान सरकार केवल बजट का दुरुपयोग कर रही है। कुंजवाल ने भाजपा को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार उनके कार्यों का 20% भी विकास दिखा दे तो वे राजनीतिक छोड़ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की योजनाओं को भाजपा आगे बढ़ाने में भी विफल रही है, जिसका जनता जल्द जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनके जनप्रतिनिधियों को मैं जागेश्वर विधानसभा की तरफ से ये चैलेंज करना चाहता हूं कि वो मूल्यांकन कर लें कि जब कांग्रेस की सरकार थी दूसरी, पहले बहुगुणा जी रहे, फिर हरीश रावत जी रहे, उस समय का जो विकास हुआ है उस विधानसभा क्षेत्र में, उसकी तुलना में अगर 15-20% भी उनका काम हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी का, अगर हुआ होगा कहते हैं तो कहीं पर दिखा दे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो कहीं पर कोई काम नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब विकास का काम नहीं हो रहा है, बजट आ नहीं रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, केवल विधायक नीति पर जो है डिपेंड कर रहे हैं, जिला परिषद के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, वो पैसा भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। भले ही बोर्ड उसमें लग जा रहे होंगे, पुरानी दीवारों को नपवा दे रहे हैं, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है।
बजट का भयंकर दुरुपयोग है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल। मैं तो इस बात से बहुत दुखी हूँ। बजट देने के बाद नई योजना देने के अलावा मेरे क्षेत्र से ठीक मेरे जहाँ आवास पड़ता है जयंती में, उस क्षेत्र में एक महाविद्यालय है। उत्तराखंड के दिनेशपुर में सड़क पूजा के दौरान आस्था और जोखिम का अद्भुत संगम देखने को मिला। सदियों पुरानी परंपरा के तहत श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की कठिन साधना की। इस अनुष्ठान में भक्तों ने अपनी पीठ में लोहे के नुकीले कांटे चुभवाकर चढ़क झूले पर ऊंचाई पर झूलते हुए अटूट भक्ति का प्रदर्शन किया। चैत्र माह की लंबी आराधना के बाद किए जाने वाले इस खतरनाक आयोजन को लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी उठती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये गहरी आस्था का विषय है। ये आज सड़क पूजा है और ये सड़क पूजा में जो है पूरा महीना सन्यास लेके लोग जो है जो सन्यास लेते हैं वही लोग जो है ये पूजा अर्चना करते हैं। एवं इसमें सड़क पूजा का महत्व है कि ये पूरे महीना भर सन्यास लेके अनाहार रहेंगे। साल के अंत में, चैत महीना के अंत में ये पूजा होता है और इसमें जो है सन्यासी लोग अपने पीठ में जो बसी था वो लगा के पूरा घूमते हैं और जो है अगले दिन जो होता है वैशाख महीना का हमारे जो है पहला साल का पहला बैठक होता है। लेकिन जाने वाले जो साल होता है इसमें इस पूजा के माध्यम से सबको जो है इस पूजा के माध्यम से सब लोग भक्ति भाव से इस साल को विदा करते हुए नए साल की आगमन का आह्वान करते हैं। और दूसरी बात, दिनेशपुर में ये जो सड़क पूजा होती है कई जगह होती है, बड़े भीड़ के साथ ये पूजा अर्चना होती है और पूरे महीना सन्यास लेके अनाहार रह के शिव भक्त शिव जी की पूजा करते, शिव पार्वती मन की भोले बाबा की कृपा, मन की आशा है हमारी। हम जो भोले बाबा से बोलते जो करते पूरा मनोकामना पूरी हो जाती है। हर दुख हर कष्ट भोले बाबा पूरा अपने देखते, हर दुख का साथ देते। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, बस भोले बाबा का नाम लीजिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे। प्रदेश में बढ़ती निजी स्कूलों की फीस और शिक्षा के व्यापीकरण और सरकारी विद्यालयों की बदहाल स्थिति को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित आवास का घेराव किया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्रों, अभिभावकों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया गया और सरकार से फीस नियंत्रण तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। महिला कांग्रेस ने शिक्षा में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की है। घेराव को, धन सिंह को लेकर क्या कुछ मामला है? देखिए, इस प्रदेश में धामी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों की जो फीस है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे पेरेंट्स से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, हजारों रुपए लिए जा रहे हैं। एडमिशन फीस हर साल स्कूल में ली जा रही है। जब बच्चा वहीं पढ़ रहा है तो उसका हर साल एडमिशन फीस के नाम पे एक लूट इस सरकार में मची हुई है, क्योंकि भाजपा की जो सरकार है इसको शिक्षा से भी कमीशन लेना है, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और हम लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के बच्चों को शिक्षा के अधिकारों से हम वंचित नहीं होने देंगे। उसके खिलाफ आज हम धन सिंह रावत से ये मांग करते हैं कि जो नियम इन लोगों ने शिक्षा में बनाए हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की लूट है, उसको बंद करें, नहीं तो इसका अंजाम उत्तराखंड के लोग उनको बताएंगे। चारधाम यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा मार्ग पर 13 स्क्रीनिंग पॉइंट और 24 घंटे संचालित होने वाली 24 मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित की जा रही है। लगभग 100 स्थानों पर स्वास्थ्य मित्र तैनात रहेंगे जो यात्रियों को प्राथमिक उपचार और मार्गदर्शन देंगे। वहीं पर पूरे सीजन के लिए 552 डॉक्टर और 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है। उच्च ऊंचाई पर हार्ट और सांस संबंधी समस्याओं को देखते हुए विशेष चिकित्सा प्रबंधन किए गए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा में जो हमारा चारधाम रूट है
वहाँ पे हमारे 13 स्क्रीनिंग पॉइंट्स को स्थापित करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल रिलीफ पोस्ट है वो 24 रहेगी और जगह जगह ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पे हमारे स्वास्थ्य मित्र भी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए 552 डॉक्टर्स की तैनाती पूरे सीजन में की जा रही है, जो 15-15 दिन के रोस्टर के आधार पर इनको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो विशेषज्ञ चिकित्सक है, ऑलमोस्ट 228 लोगों को हम विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी यहाँ पे तैनात कर रहे हैं रोस्टर वाइज, जो पूरी सीजन में अलग अलग समय पे रोस्टर के अनुसार वो वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जो पहले 3 महीने के लिए जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, जिसमें नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस वगैरह जो सारे हैं, उनको भी तैनात किया जा रहा है। जानकी चट्टी और केदारनाथ यहाँ पे जो हमारे अस्पताल है, वहाँ पे एक्सरे और एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की भी तैनाती की जा रही है। और जो केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत जो अस्पताल बना है, उसको भी हम पूर्ण तरीके से संचालित करने जा रहे हैं, जिसमें इस साल से हम एक्सरे, डायग्नोस्टिक टेस्ट और ईसीजी ये सारी सेवाएं वहाँ पे उपलब्ध रहेगी और सारे विशेषज्ञ चिकित्सक भी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।